अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये कहता है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना occurring in nature which could serve as reasonable time standard। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा हुआ है कि आप डिफरेंट टाइम स्टैंडर्ड बताएं। अब स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जिसको आप आइडियलाइज करते हुए हर जगह पर इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो आपने एक स्टैंडर्ड मीटर चूज किया हुआ है, आपने स्टैंडर्ड सेकंड को डिफाइन किया हुआ है, आपने स्टैंडर्ड किलोग्राम को डिफाइन किया हुआ है। तो वो कहता है नहीं कि अब जब हम स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड किलोग्राम को डिफाइन करते हैं, तो वो बाकायदा तौर पे हमने उस चीज को रखा हुआ है अपने पास, या उस चीज को हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है लाजमी तौर पर। तो अब वो यही कहता है कि टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब टाइम स्टैंडर्ड से मुराद ये होगा कि जो चेंज ना करे, जिसको देखते हो आप ये बता सके कि यार ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से होगा, उसके लिहाज से कंपैरिजन करना है आपने। अब अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पे जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन, मतलब स्पिन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हम ये कहते हैं कि एक अर्थ जो है वो अपने एक एक्सिस के अबाउट जो है वो फिक्स टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा करती है, तो आप उसको भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, आप उसको भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक जमीन जो है वो खास टाइम के अंदर सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर कंप्लीट करती है। अब अगर बात करता हूं चांद जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको भी हम रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक डेफिनेट टाइम के अंदर एक ऑर्बिट जो है वो पूरा करते हैं, तो उसको भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो शेडो होता है कि पुराने जमाने के अंदर बाकायदा तौर पर वक्त का अंदाजा लगाया जाता था शेडो को देखकर, तो आपका जो शेडो बन रहा होता है उसको भी एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चंद एक फैक्टर्स जो हैं जिनको आप रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वो होगा जो वेरी ना करे। स्टैंडर्ड हम ऐसी चीज चूज करते हैं जो वेरी ना करे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आप सिंपल पेंडुलम जो है उसके टाइम को स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, उसके टाइम पीरियड को। अगर मैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन की बात करता हूं तो वो हमारे पास है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब सिंपल सी बात आ जाती है जी, आपका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। मैंने आपको अभी भी बताया है कि स्टैंडर्ड ऐसा चूज करोगे जो वेरी ना करे। अगर सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं लेंथ की, तो बेटा टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से लेंथ वेरी करती है। अब जब लेंथ वेरी करती है तो टाइम पीरियड भी वेरी कर जाएगा। दूसरे नंबर पर अल्टीट्यूड के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी वेरी करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका टाइम जो होगा अगर इस जगह पर भी मैं सिंपल पेंडुलम के डिफरेंट लेंथ ले लेता हूं तो उसका टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा। तो मैं इसको कैसे रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करूं, तो इस वजह से ये ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ वेरी कर जाती है, तो इसको मैं रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी
अल्टीट्यूड के साथ जो है वो वेरी कर जाती है, तो इसको भी मैं रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। Why do we find it useful to have 2 units of amount of substance, the kilogram and the mole? इसके बाद थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी आप ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब मेजर करते हैं तो आप 2 यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 किलोग्राम एंड 1 मोल। ऐसा क्यों है, मतलब क्यों आपके लिए फायदेमंद भी है? अब ये जो है यूनिट, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा है। अब ये भी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक किस्म का बता रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं तो किलोग्राम जो है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर बताएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर बताएगा, जबकि मोल जो है वो क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल इन द मैटर बताएगा। मतलब दोनों ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किलोग्राम की, तो किलोग्राम जो है ये बड़ा यूनिट है एंड मोल जो है ये छोटा यूनिट है। किलोग्राम टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर बताएगा एंड जबकि मोल जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स बताएगा कि पार्टिकल की तादाद कितनी है। तो आप अगर बात करते हैं किलोग्राम की, तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो जब मैं अपना मैस मेजर करूंगा तो मैं मोल में मेजर नहीं करूंगा, मैं किस में मेजर करूंगा? किलोग्राम के अंदर। अब इसी तरह से मैं सब एटॉमिक लेवल पर चला जाता हूं तो वहां पर मैं किलोग्राम में मेजर नहीं करूंगा बल्कि किस में मेजर करूंगा? मोल में। यानी कि जब मैं बड़ा यूनिट इस्तेमाल करना है तो किलोग्राम, अगर छोटा यूनिट इस्तेमाल करना है तो मोल इस्तेमाल करूंगा। कर मैं दोनों ही सकता हूं। तो इस मतलब ये फायदा है कि ये बड़े लेवल के लिए और ये छोटे लेवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास। 3 स्टूडेंट्स measured the length of needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded measurements as 0.2145 meter, 0.21 meter and 0.214 meter. Which record is correct and why? अब अगर मैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, वो कहता है 3 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट जो मेजरमेंट लेता है वो लेता है 0.2145, आई थिंक यही है, 0.2145 मीटर। दूसरा स्टूडेंट जो है वो मेजरमेंट लेता है 0.21 मीटर एंड तीसरा स्टूडेंट जो है वो मेजरमेंट लेता है 0.214 मीटर। जबकि जो लीस्ट काउंट था वो था 1 मिलीमीटर या फिर 0.001 मीटर। तो इनमें से जो 3 मेजरमेंट्स ली हैं वो कौन से वाली दुरुस्त है? अब एक बात याद रखनी है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था कितना? पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक। अब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस का मतलब यह है कि आपका वो मेजरमेंट दुरुस्त होगा जो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक होगा। अब पहला मेजरमेंट जो है ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अब ये जो है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, इसको भी मैं दुरुस्त नहीं मानूंगा। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट के बाद क्या है? 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो ये बात याद रखनी है कि मेजरमेंट दुरुस्त कब है, तो वो कैसे पता चलेगा? लीस्ट काउंट के मुताबिक देखोगे। जो मेजरमेंट लीस्ट काउंट को फॉलो कर रही है वही आपका दुरुस्त जवाब माना जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? अब अगर बात करता हूं, सबसे पहले नंबर पे हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि a chain is only as strong as its weakest link। मतलब क्या है कि आपका जो चेन होता है वो उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे वीकेस्ट लिंक मजबूत होगा। मतलब ये है आपके पास चेन है, हर लिंक मजबूत है, हर लिंक मजबूत है, सिर्फ एक लिंक जो है वो वीक है। तो
तो चेन मजबूत वाली जगह से नहीं टूटेगी बल्कि वीक वाली जगह से टूटेगी। तो बेसिकली चेन की मजबूती डिपेंड करती है उस वीकेस्ट लिंक के ऊपर। तो वो कहता है इस तरह का कोई एनालॉगस स्टेटमेंट बताओ। तो मैं यूं बता सकता हूं कि एक डाटा मिसाल के तौर पर उतना ही एक्यूरेट होगा जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। या एक किस्म का यूं समझ लिया आप, मेजरमेंट इज एज प्रिसाइज एज इट्स लीस्ट काउंट। कि जारी सी बात है एक मेजरमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। तो यहां पे एनालॉगस स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 1.6। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे थे कि आप मेजरमेंट लेते हैं टाइम पीरियड की स्टॉप वॉच की मदद से, तो किन किन टाइप्स का एरर का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला जो है एरर वो तो आ जाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर तो ऐसा एरर है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज विदाउट एनी रीजन। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं स्टॉप वॉच की मदद से तो आपके पास रैंडम एरर एग्जिस्ट करेगा। सेकेंडली सिस्टमैटिक एरर। अगर मैं सिस्टमैटिक एरर की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो स्टॉप वॉच के जीरो एरर की वजह से भी हो सकता है। तो वहां पर सिस्टमैटिक एरर या मतलब जीरो एरर एग्जिस्ट कर सकता है। एंड तीसरे नंबर पर जो है वो आ जाता है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर जो है उससे क्या मुराद आ जाता है, पर्सनल एरर से मुराद है जी कि मैंने कमी कोताही की है, मैंने सही तरह से मेजरमेंट नहीं ले रहा, मैं ना तजर्बाकार हूं, या फिर मैं जिसको कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको इन एक्सपीरियंस हूं, या फिर मैं नेग्लिजेंस दिखा रहा हूं कि मैं जानबूझ के मैं कहता हूं यार मुझे तो आता है सब कुछ मैं कर लूंगा। तो उस एरर को क्या कहूंगा, पर्सनल एरर कहूंगा। तो ये तीन टाइप के एरर जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड पर्सनल एरर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। अब ये हमने बाकायदा तौर पे बड़ी डिटेल में डायमेंशनल एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट भी किया था कि ये है आपके टाइम पीरियड का इक्वेशन, और हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से बाकायदा तौर पे फॉर्मूला ड्राइव भी किया था। उसमें किसी भी जगह पर 2 पाई का वैल्यू हमें नहीं मिला था, और एंड में ये बात मैंने लिखवाई भी थी कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी मदद से आप फॉर्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू जो है वो मालूम नहीं कर सकते। वो कैसे मालूम होती है, एक्सपेरिमेंटली मालूम होती है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे पास सबसे पहला जो है कि प्रेशर के डायमेंशंस बताने हैं। तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के यूनिट जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब गौर करना, ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा जी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम ये पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसके डायमेंशन बन जाएंगे जी m l की पावर -1 एंड t की पावर -2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आ गया जी। अब अगर इसी तरह से बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज आ जाता है कि डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी जो है ये होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस के लिए आ गया किलोग्राम एंड ये आ गया पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास किलोग्राम की जगह पर m एंड मीटर की जगह पे l की पावर -3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था, बिल्कुल डायमेंशन निकाल लिए हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट क्वेश्चन। वो कहता है जी ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इनमें से ये बताएं कि कौन सी वाली डायमेंशनली जो है वो दुरुस्त है, या फिर दुरुस्त है या दोनों दुरुस्त हैं। तो गौर करना, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था 8,
ये क्वेश्चन नंबर था 8 आ जाता है हमारे पास। अब अगर बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका पहला जो है F इज इक्वल टू वी लैम्डा। अब मैंने ये बताना है कि ये इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं, तो कैसे बताऊंगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब है कि इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे, टी की पावर -1। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकंड, तो पर सेकंड जो है वो टी की पावर -1 आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं। अब राइट हैंड साइड जो है वो v है, तो मीटर पर सेकंड, एंड लैम्डा, लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर है। तो अब अगर इसी लिहाज से बात करता हूं तो ये मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, तो ये हमारे पास बन जाएगा L का स्क्वायर एंड t की पावर -1। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है जो पहला इक्वेशन है ये दुरुस्त नहीं है। अब अगर इसी लिहाज से मैं दूसरी इक्वेशन की बात करता हूं तो दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास है F इज वी ओवर लैम्डा, तो F इज वी ओवर लैम्डा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड चूज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है वो है t की पावर -1, अभी भी आपको लिखवाया। एंड अगर राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो वेलोसिटी की यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड, एंड वेवलेंथ की यूनिट आ गए मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो पर सेकंड, तो पर सेकंड के डायमेंशन क्या बन जाएंगे, टी की पावर -1। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम है, तो ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, दुरुस्त है। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।